तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस समय कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बारे में। हम लोग सभी कॉम्प्लेक्स के बारे में इस समय अलग अलग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का प्लान है। तो क्या क्या प्लान है हम लोग का? सबसे पहले कोई भी पांचों कॉम्प्लेक्स के बारे में हम सीखेंगे। पांचों कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में सीखेंगे। और फिर हमको सीखना है कि हर एक कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यस, चलो ऑल द बेस्ट। हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, तो सबसे पहला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो उसका नाम, पहला नाम है NADH डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का जो दूसरा नाम है वो है सबसे पहले सीखते हैं कि इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया। NADH डिहाइड्रोजनेस, इसका नाम इसका काम बताता, इसका नाम इसका काम बताता। ये हाइड्रोजन को निकाल के, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है NADH से हाइड्रोजन को निकाल देता है। यस, तो एग्जैक्टली होगा क्या, यहां पे NADH विल बी कन्वर्टेड इनटू NAD में कन्वर्ट होगा और यहां से हाइड्रोजन वो निकाल देगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस। D इज द रिमूवल, हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजन। सो डिहाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? NADH से निकालता है। यस, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग NADH डिहाइड्रोजनेस बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं। दो प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो एंजाइम के साथ परमानेंटली जुड़ा रहता है। यस, टू प्रोस्थेटिक ग्रुप जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाते हैं, सबसे पहला होता है FMN। सो इसको हम बोलते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, ये एक डेरिवेटिव है विटामिन B2 का। विटामिन B2 को हम प्यार से राइबोफ्लेविन बोलते हैं। जो दूसरा कंपाउंड होता है इसके अंदर, दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, वो होता है आयरन सल्फर क्लस्टर। आयरन सल्फर क्लस्टर का मतलब होता है FeS। इज दैट क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे पास होता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले होगा क्या एग्जैक्टली, ये जो NADH है, ये NADH NAD में कन्वर्ट होगा। NADH NAD में कन्वर्ट होगा। अब इसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है, वो हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा? सबसे पहला मेंबर कौन है? FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसको एक्सेप्ट करने के बाद वो बनाएगा FMNS2। लेकिन FMNS2 ज्यादा देर तक FMNS2 के फॉर्म में नहीं रह पाएगा। इसका जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्रोटॉन में स्प्लिट हो जाएगा। तो हम यहां पे जैसे लिख रहे हैं, हम वहां पे भी लिखते रहते हैं। यस सर। सो यहां पे भी आप देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में NADH कन्वर्ट हो रहा है NAD में, हो गया कन्वर्ट। और कन्वर्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पास होता है FMN को। FMN को पास होता है। अब
फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जब ये हाइड्रोजन को आने के बाद ये हाइड्रोजन को स्प्लिट करता है 2 इलेक्ट्रॉन में और 2 हाइड्रोजन में और इलेक्ट्रॉन में। यस। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर क्लस्टर जो हम लोगों का दूसरा मेंबर है, आयरन सल्फर क्लस्टर का जो आयरन है उसको एक्सेप्ट करता है। तो FMN से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन पास होता है आयरन सल्फर क्लस्टर को। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पास हुआ FMNN को, FMNN से पास हुआ आयरन सल्फर क्लस्टर को। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि FMNS2 अपना इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा उस इलेक्ट्रॉन को Fe+3 एक्सेप्ट करेगा। Fe+3 मतलब 3 प्लस, इस स्टेट को, इस आयरन के इस स्टेट को हम फेरिक बोलते हैं। और Fe+++ जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe+2 को हम बोलते हैं फेरस। वैसे और जब ये फेरस फिर से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, अभी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe+2 में कन्वर्ट हो गया है, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन फिर से रिलीज हो रहा है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन फिर से रिलीज होगा आगे के कैरियर को, यूबीक्विनोन को, तब ये फिर से फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि Fe+3 से Fe+2 बना और +2 से फिर से +3 बना। तो ये जो होता है रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको? तो फेरिक टू फेरस और फिर फेरस से फिर से फेरिक में ये कन्वर्ट हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोग मेरे सामने नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चे इस टॉपिक पे क्या क्या डाउट पूछते हैं, उस बेसिस पे मैं आपके डाउट को डिस्कस करने जा रहा हूं, है ना। पहला डाउट हमारे बच्चे पूछते हैं कि FMN क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो आपको समझना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही है, बट ये इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ एक्सेप्ट करता है। इसका क्लियर समझ में आया आपको? लेकिन हमारे एनसीईआरटी में यहां पे NADH से NAD डायरेक्टली दिया हुआ है और डायरेक्टली FMN को दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। यस, लेकिन आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, बट ये चीज सही है कि FMN हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके FMNS2 में कन्वर्ट होता है, बाद में वो उसका इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। बच्चों का दूसरा सवाल होता है कि हाइड्रोजन का क्या हो जाता है अगर हाइड्रोजन प्लस जो इलेक्ट्रॉन, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। देखो ना, ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज ए सिस्टम वेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड। इसका नाम इसका काम बताता, ये प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आता। तो दुनिया में सवाल पूछ जाता कि उस प्रोटॉन का क्या हो जाता। तो आप अच्छे से समझिए, आपको मैंने क्या बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता, हम बदले में देखो एनर्जी रिलीज हो जाता, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका इस्तेमाल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है वो हाइड्रोजन को पंप करने में करता है। और हाइड्रोजन पंप होने का डायरेक्शन क्या है, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेड में हम लोग सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो होता है वो 4 हाइड्रोजन को पंप करेगा। कितने हाइड्रोजन को? 4 हाइड्रोजन को वो पंप करेगा बाहर से अंदर। ये पंप करने का मतलब क्या होता है, पंप करने का मतलब क्या होता है, पंप करने का मतलब ये होता है कि यहां पे मतलब इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में ऑलरेडी हाइड्रोजन जो प्लस है वो ज्यादा है। अगर मैंने जैसे ही बोल दिया कि यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन कम है। अरे भाई
नेचुरल मूवमेंट क्या होता है? नेचुरल मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसमें हाइड्रोजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाए। कोई भी चीज जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मूवमेंट, या हम डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। लेकिन ये अगेंस्ट द नेचर हो रहा है, इसीलिए मतलब ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसलिए वर्ड हम पंप यूज करते हैं। जब भी वर्ड पंप आता इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता, तो लेकिन यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज नहीं हो रही है। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हाइड्रोजन पंप की तरह काम करता है, और ये हाइड्रोजन को पंप करता है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। बच्चे और भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सवाल पूछते हैं कि ये फेरिक से फेरस में कन्वर्ट हुआ तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? सर जी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लेकिन यहां पे तो दो इलेक्ट्रॉन निकले थे। हां देखिए, अगर आप एक बार में कितना खाना खाते हैं? एक बार में आप एक घास ही खाना खाते हैं ना, एक बार में इतने ही खाना खाते हैं ना, लेकिन आप खाना तो 4-5 रोटी खा ही जाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये फेरिक एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये पूरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? एट अ टाइम ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये बहुत सारे एक एक करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग आ रही है? अगला सवाल आपको ये होगा कि सर ये 4 हाइड्रोजन कहां से आते हैं, है ना। आप ऐसा सोचोगे कि यहां पे तो एक ही NAD में कन्वर्ट हुआ। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ग्लूकोज से अपने को 10 NADH तो बनते हैं, और हम एक ही ग्लूकोज नहीं खाते हैं। वी ईट सो मेनी ग्लूकोज, दिन भर ग्लूकोज चालू रहता है। इज दैट क्लियर? सो देयर आर सो मेनी NADH। तो ये एक NADH, फिर 2 NADH, फिर 3 NADH, तब जाके एनर्जी ज्यादा क्वांटिटी में जमा होती है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हाइड्रोजन पंप की तरह करता है, और वो हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करता है। इज दैट क्लियर? तो इस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन है, और इट पंप 4 हाइड्रोजन प्लस, ये स्टार परफॉर्मर है। अब फाइनली क्या होगा, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉन NADH से FMN को मिला, FMN से FES को मिला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पास होगा यूबिक्विनोन को, इट विल पास टू यूबिक्विनोन। चलना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज, है ना। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका बेसिक फंडामेंटल बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, वैसे मैंने पुराने लेक्चर में बताया हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो भी ऑक्सीडेशन है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो भी ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। लेकिन रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इसका उल्टा होता है। आप खाली ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन को सीखो, रिडक्शन अपने आप याद आएगा। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। आप ध्यान से समझिए कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको अब फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से बाहर निकला तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? तो उसको एक्सेप्ट करेगा यूबिक्विनोन। सॉरी क्या बोले? एक्सेप्ट कौन करेगा? क्या एक्सेप्ट करने की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन। तो यूबिक्विनोन वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कहलाता जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। गेन करता है मतलब यूबिक्विनोन क्या होता है? रिड्यूस होता है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम रखा हुआ है NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज। इसका नाम इसका काम बताता। कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहलाता जो यूबिक्विनोन को रिड्यूस कर जाता, इसलिए दुनिया इसको यूबिक्विनोन रिडक्टेज कह जाता। अब आपको इसमें से क्या समझ के लेके जाना है? तो ये जो
ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो यूबी क्यूनॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये जो यूबी क्यूनॉन है ना, इसकी कुछ मजबूरियां हैं। ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। एक हाइड्रोजन बोल जाता, सभी को ये समझ में आता, एक हाइड्रोजन बोल जाता कि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन प्रोटॉन आता। क्या बोला मैंने? एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहता, जब दोनों मिलता तभी हाइड्रोजन एटम बनता। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है इधर, क्योंकि जब भी फेरस से फेरी कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो यूबी क्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन तो आ गया, अब हाइड्रोजन कहां से आएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन कहां से आएगा? तो ये रिक्वेस्ट करेगा मैट्रिक्स से। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन है ना, ये मैट्रिक्स से यूबी क्यूनॉन के पास आएगा। ये जो रिएक्शन है ना, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, आप इसको लिख लो, फायदे में रहोगे, है ना। यूबी क्यूनॉन 2 हाइड्रोजन प्लस मैट्रिक्स से लेगा। मैट्रिक्स से हाइड्रोजन लेगा तो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो ये मैंने यहां पे लिखा है ना रेड अलर्ट में, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन हमेशा कम होता जाएगा और इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में हाइड्रोजन आयन हमेशा बढ़ता जाएगा। यस सर, है ना। क्यों बढ़ता जाएगा? तो ये जो हाइड्रोजन है वो यूबी क्यूनॉन के पास आएगा। इज दैट क्लियर है? अब ये जो यूबी क्यूनॉन से हाइड्रोजन है, यस, ये एंटर करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, और ये बनाएगा अब मॉलिक्यूल कॉल UQH2। UQ मतलब यूबी क्यूनॉन एंड UQH2 मतलब यूबी क्यूनॉल। ये है यूबी क्यूनॉन। सो एग्जैक्टली होता क्या है, जो नॉन है वो नॉल में कन्वर्ट होता है। एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, हे प्यार से बोलो अल्कोहल, तो इसके पास ना अल्कोहलिक ग्रुप है ना। तो ये पूरा रिएक्शन है जो मैंने आपको अभी बताया। अब आप क्या कीजिए, इस बॉक्स को, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये पूरे नोट्स को अच्छे से लिख लीजिए, और अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के बारे में। तो ये जो हाइड्रोजन है वो यूबी क्यूनॉन के पास आएगा। इज दैट क्लियर है? अब ये जो यूबी क्यूनॉन से हाइड्रोजन है, यस सर, ये एंटर करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, और ये बनाएगा अब मॉलिक्यूल कॉल UQH2। UQ मतलब यूबी क्यूनॉन एंड UQH2 मतलब यूबी क्यूनॉल। ये है यूबी क्यूनॉन। सो एग्जैक्टली होता क्या है, जो नॉन है वो नॉल में कन्वर्ट होता है। एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, हे प्यार से बोलो अल्कोहल, तो इसके पास ना अल्कोहलिक ग्रुप है ना। तो ये पूरा रिएक्शन है जो मैंने आपको अभी बताया। अब आप क्या कीजिए, इस बॉक्स को, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये पूरे नोट्स को अच्छे से लिख लीजिए, और अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के बारे में। अब हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के बारे में। जिस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को पढ़ा, उसी तरीके से हम सारे कॉम्प्लेक्स को पढ़ने जा रहे हैं।
आप कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से स्टडी कर लो, है ना, और ताकि आगे के जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको आसानी से क्लियर हो। यस सर, गुड। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नाम क्या है? सबसे पहले नाम, उसके बाद उसका दूसरा नाम, उसके बाद उसके कंपोनेंट, और उसके बाद पाथवे, और उसके बाद क्या प्रोटॉन पंप करता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये हम लोगों का सीक्वेंस होगा। आर वी क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग दी बायो वर्ल्ड, वेलकम टू माय चैनल दी बायो वर्ल्ड। यस सर, एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आप समझ ही गए होंगे, इसका नाम इसका काम बताता, इसका नाम इसका काम बताता, ये सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकाल जाता। यस सर, तो आपको बचपन में ये बात क्लियर हो गई कि ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। बाय द वे, ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाता है, SF, हम लोगों का क्रेब्स साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दिस इज दी ओनली एंजाइम। ये कॉम्प्लेक्स तो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो एक्चुअली में एंजाइम है ना, क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है। क्रेब्स साइकिल के सारे रिएक्शंस मैट्रिक्स में होते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये एंजाइम है और इट इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस सर, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या करता है? ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाता है। यस सर, तो जब भी सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन जाता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब भी बनता है, इसमें से हाइड्रोजन निकलता है। एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहलाता है। डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किससे? सक्सिनेट से। सक्सिनेट से हाइड्रोजन जब भी निकल जाता, उसको देखो 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 FAD एक्सेप्ट करता है। कौन एक्सेप्ट करता है? FAD, और FAD बनाता है FADH2। तो यहां से सक्सिनेट से फ्यूमरेट, FAD के पास हाइड्रोजन गया, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गया। इज दैट क्लियर? अब FADH2 का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है आयरन सल्फर क्लस्टर। तो हम यहां पे लिखते हैं, तीसरा पॉइंट है इसके कंपोनेंट, दूसरा नाम भी लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सक्सिनेट UQ रिडक्टेज। सक्सिनेट UQ रिडक्टेज, इज दैट क्लियर? ये इसका दूसरा नाम है। ये नाम क्यों है हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में। यस सर, इट हैज 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसके पास 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जो पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं FAD। FAD सभी को मालूम है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। आपने ऑलरेडी क्रेब्स साइकिल में सीखा हुआ है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। जो दूसरा कंपोनेंट है इसके अंदर वो है आयरन सल्फर क्लस्टर। तो आयरन सल्फर क्लस्टर भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में सीखा, इसलिए मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एक बार और पीछे जाके आप देखिए, है ना, प्लीज देखिए, और उसके बाद फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे फिर से आइए। यस सर, अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कौन से डायरेक्शन में होता है। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में। अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा? FAD। क्या बनाएगा? FADH2। FADH2 के फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, इसका भी वक्त आएगा, और उस वक्त में ये FADH2 फिर से FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन अब किसको जाएगा? आयरन को जाएगा। आयरन सल्फर क्लस्टर है ना, आयरन सल्फर क्लस्टर, आयरन और सल्फर का वो क्लस्टर कहलाता है जिसके अंदर आयरन फेरिक के फॉर्म में आता। फेरिक फॉर्म जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर जाता, वो फेरस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। सो यहां से जो Fe+++3+ मतलब फेरिक,
और ये कन्वर्ट होता है Fe++, मतलब फेरस। हेलो एवरीबॉडी, देयर इज़ अ करेक्शन लिटिल बिट। यहाँ पे जब FADH2 से FAD बनेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय फेरिक। फेरिक का मतलब होता है Fe+3, Fe+++, मतलब Fe+3। तो फेरिक कन्वर्ट होगा ऊपर के साइड में, डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया हुआ है, Fe++, दैट इज़ फेरस। फेरिक कन्वर्टेड इनटू फेरस। लेकिन जो बात का डायरेक्शन है जिसमें फेरस कन्वर्ट होगा फेरिक, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा। तो मैंने ये रेड मार्कर से रेड कलर में नीचे की तरफ वो करेक्शन मार्क किया हुआ है। प्लीज़ आप वो करेक्शन कर लीजिए कि बाद में क्या होगा, फेरस विल कन्वर्ट इनटू फेरिक और फिर इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनॉन लेगा और यूबीक्विनॉन में बनाएगा, है ना। तो वो जो रेड कलर में जो एरो है वो नीचे की तरफ आएगा, बस। अब आयरन सल्फर क्लस्टर से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन पास होता है। आप देख सकते हैं कि फेरिक से सक्सिनेट से फ्यूमेट बना, FAD को गया और अब FAD से ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल गो टू FES। आई होप आपको दिखाई दे रहा है FES। और फिर FES से ये जाता है यूबीक्विनॉन को। आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो यूबीक्विनॉन है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन हमेशा किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो FES ने यूबीक्विनॉन को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। तो जरा हम लोग यहां देख लेते हैं। ये यूबीक्विनॉन है, इसको क्या मिला, फेरिक। जब फेरिक फेरस में कन्वर्ट होता है तो यूबीक्विनॉन को इलेक्ट्रॉन मिलता है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तब भी करेगा जब इसके पास हाइड्रोजन प्लस भी रहेगा, है ना। सो ये बनाएगा UqH2, दैट इज ये UQ कन्वर्ट हो जाएगा UqH2 में। इज दैट क्लियर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यूबीक्विनॉन है ये हमेशा हाइड्रोजन के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करेगा, तो हम लोगों को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। वो हाइड्रोजन कहां से आएगा, मैट्रिक्स से आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन यहां से भी निकला। कहां से निकला, मैट्रिक्स से निकला। क्या बोला सर आपने, मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन निकला, इसका मतलब मैट्रिक्स में 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैंने यहां पे रेड रिबन में लिखा हुआ हाइड्रोजन कम हो जाएगा और यहां पे हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर। यहां पे हाइड्रोजन, इसलिए मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन यहां पे कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब ध्यान से समझिए, अब यूबीक्विनॉन ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो दिस इज कॉल्ड यूबीक्विनॉल। यूबीक्विनॉल, और ये है यूबीक्विनॉन। तो ये जो नॉन है फिर से नॉल में कन्वर्ट हो गया। एनीथिंग विच एंड विद द ऑल, प्यार से बोल लो अल्कोहल, है ना। तो उसके पास अल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं बार बार। आप ये अच्छे से समझ लो, है ना। अब हमको सवाल पूछना है कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हाइड्रोजन को पंप करेगा। इसका जवाब होगा एब्सोल्युटली नो, हाइड्रोजन को पंप नहीं करेगा। यस सर। क्यों पंप नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक एंजाइम है। यस सर, इट इज एन एंजाइम। और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें काफी बाद में आ रहा है। यस सर। तो यहां पे उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये हाइड्रोजन को पंप कर सके। सो पॉइंट टू बी नोटेड, कॉम्प्लेक्स 2 डज नॉट एक्ट एज हाइड्रोजन पंप। मतलब दैट इज
हाइड्रोजन विल नॉट बी पंप बाय कॉम्प्लेक्स नंबर 2। सो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं, डज नॉट हाइड्रोजन पंप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये भी समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन जाता किसको है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, लिखा हुआ है मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन जाता है यूबिक्विनोन को, इसीलिए इसका नाम है सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेस। जब यूबिक्विनोन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो वो रिड्यूस होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेस। इसका नाम इसका काम बताता, ये वो कॉम्प्लेक्स 2 कहलाता जो यूबिक्विनोन को रिड्यूस कर जाता, इसलिए इसका नाम रिडक्टेस भी कहलाता। यस सर। सो ये मैंने कंप्लीट किया कॉम्प्लेक्स नंबर 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बारे में। जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बारे में, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम क्या है, आप देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एग्जैक्टली यहां पे है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से पुकारते हैं यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेस। मैं लिखता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ऑब्वियसली इसको साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स क्यों नाम दिया हुआ है, इसका नाम इसका कंपोजिशन बताता। क्या बोला मैंने, इसका नाम इसका कंपोजिशन बताता, इसके पास साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 आता, इसलिए इसका नाम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स हो जाता। यस सर। लेकिन इसको दो नाम दिए हुए, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेस इसका दूसरा नाम है। तो जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को अपना इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है। यस सर, एवरीबॉडी फोकस हियर। आपने आप कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बाद 3 सीखे, इसके पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 को एक बार रिवाइज कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में एग्जैक्टली होता क्या है, NADH NAD में कन्वर्ट हो जाता, इसका जो इलेक्ट्रॉन FMN को मिल जाता, FMN से आयरन सल्फर क्लस्टर को मिल जाता, आयरन सल्फर क्लस्टर से फिर यूबिक्विनोन को मिलता है, यूबिक्विनोन से फिर यूबिक्विनॉल बनता है। यस सर। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, इसको ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से मिलेगा थ्रू यूबिक्विनॉल। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कैसे, जब भी सक्सिनेट फ्यूमेट में कन्वर्ट हो जाता, देखो 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 आपको FAD मिल जाता, FAD अपना इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर क्लस्टर को दे जाता, आयरन सल्फर क्लस्टर उस इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता और यूबिक्विनोन के पास चला जाता और बदले में यूनिक्विनॉल फॉर्म हो जाता। यस सर। इसका मतलब क्या है, यूबिक्विनोन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भी इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब कॉम्प्लेक्स 3 को डबल फायदा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को डबल फायदा है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भी इलेक्ट्रॉन मिलता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल गो टू द कॉम्प्लेक्स नंबर 3। अब वक्त आ गया है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के जितने भी कंपोनेंट है उसके बारे में हम सीखें। तो हमको ये पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं, A, B, C। इसके अंदर जो पहला कॉम्प्लेक्स है, मतलब पहले जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम B।
ये जो साइटोक्रोम बी है इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसका नाम है हिम। हिम से आपकी मुलाकात तो हुई होगी पहले से ही। हिम हीमोग्लोबिन से निकला हुआ है। हिम वो कंपाउंड कहलाता, सुनो ना, हिम वो कंपाउंड कहलाता जिसके पास आयरन के साथ पोरफायरिन रिंग फ्री में आता, आयरन के साथ पोरफायरिन। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हिम होता है और ग्लोबिन होता है, और ये जो हिम होता है वही हिम यहाँ पे भी प्रेजेंट है। और इस हिम के अंदर दो केमिकल रहते हैं, आप लिख लीजिए। हिम इज मेड अप ऑफ पोरफायरिन रिंग एंड पोरफायरिन एंड आयरन। यस सर, ओके। इसके बाद तो सेकेंड कंपोनेंट आता है आयरन सल्फर क्लस्टर, आपको पता ही है। देन थर्ड कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 के अंदर भी हिम कंपोनेंट आता है, हिम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कौन कौन से कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। तो आपको ये स्टोरी भी समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास दो जगह से इलेक्ट्रॉन आते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी आते हैं। तो पहला फर्स्ट कंपोनेंट साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयरन सल्फर क्लस्टर को जाता है, FeS, और FeS से जो इलेक्ट्रॉन होता है इट विल गो टू साइटोक्रोम C1। इज दैट क्लियर? अब फाइनली तो हम लोग जरा इसको फ्लो चार्ट में सीखने की कोशिश करते हैं। यस सर, ओके। सो कैसे पाथवे कैसे होगा वो समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यूबीक्यूनॉल कन्वर्ट हो जाएगा यूबीक्यूनॉन में। हाइड्रोजन रिलीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा साइटोक्रोम बी के द्वारा। साइटोक्रोम बी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिड्यूस होना। तो ये जो साइटोक्रोम बी है इस समय ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो साइटोक्रोम सी रिड्यूस्ड है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा साइटोक्रोम बी में, और इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, Fe+3। Fe+3 मतलब आपको पहले से ही पता है कि ये फेरिक है, और जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर जाता, देखो फेरस बन जाता। जब फेरस होता है तो फिर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दिया जाएगा साइटोक्रोम C1 को। साइटोक्रोम C1 को जब फेरिक में कन्वर्ट होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ C1 एंड इट फॉर्म द साइटोक्रोम C1 जो कि रिड्यूस फॉर्म रहेगा। नाउ फिर से ये जो कंपोनेंट होगा साइटोक्रोम रिड्यूस फॉर्म फिर से ऑक्सीडाइज फॉर्म हो जाएगा, लेकिन फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, है ना? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। साइटोक्रोम C1 से अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो देगा साइटोक्रोम C को। C से मुलाकात आपकी ऑलरेडी पता है, C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो आउटर रीजन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है। तो साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना?
तो ये जो साइटोक्रोम सी है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साइटोक्रोम सी रिड्यूस होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर नीट आपको पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को इलेक्ट्रॉन किसने दिया, तो आपको जवाब देना है यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन। या आपको जवाब देना है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, दोनों ने दिया और यूबिक्विनॉन के थ्रू ही दिया। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 3 है वो यूबिक्विनॉन से इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब होता है यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और साइटोक्रोम सी रिड्यूस होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कहां से इलेक्ट्रॉन लेता है? ये इलेक्ट्रॉन लेता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से। किसके थ्रू लेता है? थ्रू द यूबिक्विनॉल से लेता है। तो यूबिक्विनॉल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का जो दूसरा नाम है वो है यूबिक्विनॉन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। यस सर, यहां पे ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? यूबिक्विनॉन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इज दैट क्लियर? रिड्यूस कौन हो रहा है? साइटोक्रोम सी जो है वो रिड्यूस हो रहा है ना। तो यूबिक्विनॉन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका नाम इसका काम बताता है। ये वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है जो यूबिक्विनॉन के ऑक्सीडाइज होने से और साइटोक्रोम सी के रिड्यूस होने से बन जाता है। इसलिए तो दुनिया इसको यूबिक्विनॉन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कह जाता है। सो अगर आपको सेकेंड नाम सीखना है तो आप सीखिए, अगर आपको नहीं सीखना है तो इट इज ओके। अगर आपको एम्स एग्जाम देना है तो ही आपको ये सेकेंड नाम की जरूरत है, सीखने की जरूरत है और इसका मतलब सीखने की जरूरत है। तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और जो मैंने बताया उसको फिर से समझिए, अदरवाइज आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। आई कैन कॉल यू पर्सनली। तो ये पूरा पाथवे है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को डबल फायदा है क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भी इलेक्ट्रॉन मिलता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी फायदा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसका मतलब होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता, सुनना, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता बदले में एनर्जी रिलीज हो जाता। एनर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे जरूर रिलीज होती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल, उस एनर्जी का यूज हम हाइड्रोजन प्रोटॉन को पंप करने में यूज करेंगे। यस सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने 4 हाइड्रोजन पंप किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने भी 4 हाइड्रोजन पंप करेगा। यस सर। जब भी 4 हाइड्रोजन पंप होंगे कहां से होंगे? ये आएगा मैट्रिक्स से। कहां से आएगा? दिस विल कम फ्रॉम द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स से जब भी आएगा तो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और जब भी ये 4 हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में आएगा तो यहां पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कुछ बुद्धिमान स्टूडेंट होते हैं, वो पूछते हैं कि आप ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो डिफ्यूजन के वजह से क्या ये कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां नहीं जाएगा? तो इसका जवाब है ये नहीं जाएगा। सर जी क्यों नहीं जाएगा? ये इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया है इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना। इनर मेम्ब्रेन कैसा परमिएबल है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। और ये इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू द हाइड्रोजन आयन। तो वहां पे कैसे आता है? ये तो पंप के थ्रू आता है, ये डिफ्यूजन से नहीं आ रहा है ना। हमेशा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है बदले में देखो एनर्जी आता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल हाइड्रोजन को पंप करने के काम में आता है। पंप वर्ड का मतलब है कि एनर्जी यूज करके ये किया जा रहा है। दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, ये डिफ्यूजन की वजह से नहीं हो रहा है, पक्का। हाँ ओके, याद रखना ये बात। तो आपको ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि देयर इज अ पंप कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 3 एक्ट एज अ हाइड्रोजन पंप और ये 4 हाइड्रोजन को पंप करेगा। कहां से कहां?
मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। तो आप ये नोट्स को लिख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हो गया है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर, थैंक यू सो मच। जेंटलमैन, तो हम तैयार हैं इस समय अपने कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बारे में बात करने के लिए। यस सर। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम क्या है? इसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम भी है और वो दूसरा नाम है साइटोक्रोम AA3। तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। यस सर। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं। नंबर 1 A, B, C एंड D। 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला कंपोनेंट है A, कॉपर A। चौथा कंपोनेंट है कॉपर B। दूसरा कंपोनेंट है साइटोक्रोम A और तीसरा कंपोनेंट है साइटोक्रोम A3। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि साइटोक्रोम के अंदर हिम प्रोस्टैटिक ग्रुप रहता है। तो यहाँ पे भी हिम है और यहाँ पे भी हिम है। यहाँ पे हिम A है और यहाँ पे हिम A3 है। तो अगर आपको सारे कंपोनेंट पता चल गए हैं तो वक्त आ गया है कि हम इसको यहाँ पे लिखें। यस सर। तो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कॉपर A को दिया जाता है। यस सर। कॉपर A को दिया जाता है। तो हम जरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो भी हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एग्जैक्टली क्या होता है? साइटोक्रोम साइटोक्रोम C अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके साइटोक्रोम C बनाता है। मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस फॉर्म। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, जब ये रिड्यूस फॉर्म है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन अब मिलेगा कॉपर A को। कॉपर A जो होता है ये +2 फॉर्म में है। +2 फॉर्म में कॉपर को हम क्यूप्रिक कहते हैं। क्यूप्रिक। और ये क्यूप्रिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस में। है ना? बट ये ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रहता है। ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रिक में। यस सर। और जब ये क्यूप्रस फॉर्म क्यूप्रिक में कन्वर्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वो इलेक्ट्रॉन लेता है सेकेंड कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, साइटोक्रोम A। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? ये जो साइटोक्रोम A है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा। और जब ये रिड्यूस होगा, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना, तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? रिड्यूस फॉर्म में। इज दैट क्लियर? अब एग्जैक्टली क्या होगा? ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फिर से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे आएगा साइटोक्रोम A। यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा साइटोक्रोम A को और साइटोक्रोम A से अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा साइटोक्रोम A3 को। साइटोक्रोम A3 अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? अब क्या होगा एग्जैक्टली कि ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके। आप देख सकते हैं कि जब वो एक साइड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो हम क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, और जब इसी ने आगे पास किया तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये ऑक्सीडाइज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हम रिड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हम ऑक्सीडाइज होते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान से फोकस करना। जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज हो जाता है तो अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से मिलता है कॉपर B को। तो यहां पे हम लिख देते हैं साइटोक्रोम A3 से इट विल गो टू साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 के पास गया और A3 के बाद इट विल गो टू कॉपर बी के पास ही जाएगा 100%। तो हम भी इस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। कॉपर बी है जो अपने क्यूप्रिक फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्यूप्रस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और थोड़ी जगह कम हो रही है, आप इसको सीधा सीधा लिखना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इस पार्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, यस इस पार्ट को यहाँ पे लिख देते हैं CuB विच इज नथिंग बट द क्यूप्रिक CuPPRI कन्वर्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद CuB विच इज क्यूप्रस फॉर्म। यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? CuB को मिल गया है ना। अब ये जो CuB है जो कि क्यूप्रस फॉर्म है, ये फिर से क्यूप्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, प्लीज फोकस 100%। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा। एक ऑक्सीजन जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को तो वो बनाएगा O-। अगर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए तो ये बनाएगा O2-। इलेक्ट्रॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जब एक इलेक्ट्रॉन था तो O विल कन्वर्ट इनटू O-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन को पाएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बोलो ना, जो भी इलेक्ट्रॉन को पाएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही क्यूप्रस फॉर्म क्यूप्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन ने इसको एक्सेप्ट किया, ये O- हो गया। अब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन आता तो ये 2 होता और ये भी 2 होता, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन O2 इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैं नीट हूं, नीट आपको सवाल पूछेगा हु इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आपको क्या जवाब देना है? ऑक्सीजन। गलत है। यस सर। ध्यान से सुनो, मैंने सवाल पूछा हु इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है, ऑक्सीजन इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता हु इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आंसर ऑक्सीजन आता। बट अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो लास्ट एक्सेप्टर रहेगा कॉपर बी, एंड ये कॉपर बी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का पार्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4। इज दैट क्लियर? क्यूप्रिक बी होगा या तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यस सर। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यस सर, वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपकी तमन्ना, बड़ी पुरानी तमन्ना पूरी हो गई। आपने
जब ये टॉपिक चालू किया था तो हमने इस सवाल से चालू किया था कि अब तक ग्लाइकोलाइसिस हुआ, लिंक हुआ, क्रैब हुआ, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नजर नहीं आया। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन कहलाया जो ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो पाया। लेकिन जब हमने तीनों स्टेज सीखे थे तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आया ही नहीं था। और मैंने कहा बोला था चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर या टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन टॉपिक आज खत्म होगा। आप ध्यान से सुनिए, सुनते रहिए। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज दिस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये O माइनस बनाएगा। आगे की स्टोरी सुनो। अब ये जो O माइनस है ना, ये 2 हाइड्रोजन प्लस से रिएक्ट होगा। यस, रिएक्ट होगा और ये दोनों मिलके आपको देंगे H2O। क्या देंगे? क्या देंगे? वाटर देंगे, है ना? यस सर। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो वाटर बनाता है और ये वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। ये मैंने पहले ही पढ़ाया था। ये वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? अच्छे से समझ लीजिए। ये जो ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो वाटर बन जाता है। क्या वाटर बनने के बाद कोई और ऑक्सीडेशन होगा रेस्पिरेशन में? वाटर बनने के बाद कोई और ऑक्सीडेशन होगा? वाटर बन गया, लास्ट प्रोडक्ट है। लास्ट प्रोडक्ट के बाद अभी फिर से ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वाटर इज द फाइनल प्रोडक्ट? क्या ये ऑक्सीडेशन लास्ट ऑक्सीडेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन का? यस यस यस। और इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल मतलब एंड, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट रिएक्शन बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस फिनोमिनॉन, ये जो फिनोमिनॉन है, ये जो पूरा फिनोमिनॉन है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। मैं रेड में मार्क कर देता हूं। ये जो पूरा रिएक्शन है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। यस। अब कुछ और सवाल पूछते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर 4 हाइड्रोजन को पंप करता है? यस। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होता तो एनर्जी निकल जाता। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता, बदले में देखो एनर्जी आता। वो एनर्जी का इस्तेमाल हाइड्रोजन को पंप करने के काम में आता। पंपिंग का प्रोसेस फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस हो जाता। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन। सो यहां पे 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कोई भी हाइड्रोजन पंप नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 4 हाइड्रोजन को पंप करेगा, 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन को पंप करेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 2 हाइड्रोजन को पंप करेगा। मतलब जब एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है तो टोटल 10, 4 + 4 + 2, 4 + 4 8 एंड दिस इज 2 कॉल्ड 10 हाइड्रोजन को पंप किया जाता है। यस सर। सो फाइनली क्या होता है, जब मैट्रिक्स से हाइड्रोजन यहां पे आता है, मतलब इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में आता है, तो वहां का हाइड्रोजन कम हो जाता है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं। और क्योंकि इसका ना अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में इसका एप्लीकेशन है, तो आप प्लीज समझो। हर स्टेज पे मैंने बताया है कब कब यहां पे हाइड्रोजन कम होगा और कब कब यहां पे हाइड्रोजन बढ़ेगा। जब भी कोई भी पंप हाइड्रोजन को पंप कर जाता, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में बढ़ जाता। और जब भी यूबिक्विनोन आता तो वो हाइड्रोजन प्रोटॉन को मैट्रिक्स से लेता, तो यहां पे हाइड्रोजन कम हो जाता। सो अल्टीमेटली यहां पे हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है और यहां पे हाइड्रोजन कम होता जा रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे जस्ट थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि यहां पे क्या होता है एग्जैक्टली। ये ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन,
इट विल फॉर्म O2 माइनस, और फिर इस O2 माइनस से फिर से हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन इससे रिएक्ट होंगे, है ना, और इट विल फॉर्म द वाटर। कौन सा वाटर? मेटाबॉलिक वाटर। तो यहां पे मेटाबॉलिक वाटर बन गया है। इज दैट क्लियर? आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में एंजाइम के टॉपिक के अंदर, टॉपिक का नाम था एंजाइम इनहिबिटर। यस सर, इनहिबिटर वो कहलाता एंजाइम को बाइंड करके उसकी रेट ऑफ एक्टिविटी को कम कर जाता। यस सर, इनहिबिटर वो कहलाता जो एंजाइम से बाइंड होके एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर जाता, इसलिए तो वो इनहिबिटर कहलाता। तो वहां पे हम लोगों ने इरिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिटर सीखा हुआ था, और उस इरिवर्सिबल इनहिबिटर टाइप का जो एग्जांपल था वो था साइनाइड पॉइजनिंग। क्या था? साइनाइड पॉइजनिंग। तो मैं एक चीज मेंशन कर लूं थोड़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन को पंप करता है। ये मैं यहाँ पे रेड अलर्ट में लिख देता हूँ। यस सर, इज दैट क्लियर? अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स, इसको इनहिबिट कौन करता है? इट इज इनहिबिटेड बाय साइनाइड। अगर साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, साइनाइड पॉइजनिंग, यस सर, अगर साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, इट विल स्टॉप फंक्शनिंग। अगर साइनाइड पॉइजनिंग हो गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 काम करना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन यूज होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन यूज नहीं होगा तो ये जो पूरा चेन है, ये पूरा चेन क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एटीपी नहीं बन पाएगा, मर जाएगा, सेल मर जाएगा, तुम भी डेड हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए साइनाइड को जब भी खाओगे, सुनो ना, साइनाइड को जब भी खाओगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर जाओगे। जैसे ही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ब्लॉक हो जाएगा, एटीपी नहीं बन पाएगा, पूरा एटीएस ब्लॉक हो जाएगा, बॉडी का सेल देखो मर जाएगा। बॉडी का जो भी सेल साइनाइड के कांटेक्ट में आएगा वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएगा, इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएगा। तो मैंने इस चैप्टर को बायोमोलिक्यूल से चैप्टर से इंटरकनेक्ट कर दिया है। यस सर, इंटरकनेक्ट कर दिया है। पक्का आप इसको याद रखना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। अब फाइनली हम लोग कुछ बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के बारे में। फिर से मिल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के बारे में बात करने। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के बारे में बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को हम पहला नाम जो इसका होता है वो होता है एटीपी सिंथेस। यस सर, इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। इसके 7 अलग अलग नाम हैं, और ये 7 अलग अलग नाम सीखने के लिए आप हमारा लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का जो टॉपिक है, यस सर, वो आप लेक्चर देखिए, उसमें 7 नाम आपको पता चलेंगे। यहाँ पे मैं 2 नाम बताता हूँ या 3 नाम बताता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। यस सर। फाइनली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। मैंने बचपन में ही आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्स आता। पहले 4 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है, और जो 5वां कॉम्प्लेक्स है वो एटीपी को बनाने में काम करता है। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि पूरे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ पे मतलब इनसाइड द मैट्रिक्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। यस सर। और कैसे कैसे हमने देखा कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने हमेशा आपको पूरे क्लास में, पूरे लेक्चर में मैंने आपको ये अच्छे से समझाया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बढ़ जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है तो एग्जैक्टली क्या इफ़ेक्ट इसका होता है। यस सर। ये बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है कॉल एटीपी सिंथेस, इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल के पास बेस पीस है, स्टॉक है और हेड है।
हम देख सकते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड F1, इसको हम F1 बोलते हैं. दिस पार्ट इज कॉल्ड FO. दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज कॉल्ड स्टॉक, दिस इज कॉल्ड बेस. स्टॉक और हेड दोनों मिलके ही F1 पार्टिकल बनाते हैं. यस सर, मैंने आपको बताया था इसको F1 का मतलब क्या होता है. F1 का मतलब होता है फ्रैक्शन 1. क्यों बोलते हैं इसको फ्रैक्शन नंबर 1? इसको फ्रैक्शन 1 इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, ब्रेक करके इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सबसे टॉप का फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा या पार्ट या कंपोनेंट, है ना, तो सबसे टॉप का फ्रैक्शन होता है, वहाँ पे ये पार्टिकल पाया जाता है, ये पीस पाया जाता है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन 1 बोलते हैं. फ्रैक्शन 1 जो है दैट इज़ नथिंग बट द F1 पार्टिकल, F1 पार्ट, F1 कंपोनेंट. ये कंपोनेंट जो होता है वो ATP बनाने के काम में आता है. या हम ऐसा बोल सकते हैं कि F1 इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP. यस सर, ये जो O है, यस सर, O स्टैंड फॉर ओलिगोमाइसिन. तो ये जो कंपोनेंट का इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का ये जो कंपोनेंट है FO, इट इज़ ब्लॉक्ड बाय ओलिगोमाइसिन. इट इज़ सेंसिटिव टू द एंटीबायोटिक कॉल्ड ओलिगोमाइसिन. इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपने ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक खा लिया है ना, तो वो जो ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो FO को काम करने से रोकेगा या उसको ब्लॉक करेगा. यस सर, सो दिस पर्टिकुलर बेस पीस ये सेंसिटिव है फॉर द ओलिगोमाइसिन, इसलिए हम इसको O बोलते हैं. दिस इज़ नॉट F0, ये F0 नहीं है, ये F1 है बट ये F0 नहीं है, ये O है. यस सर, तो O और 0 में डिफरेंस होता है. दिस इज़ O. वाई? बिकॉज दिस पार्ट इज ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव. इज दैट क्लियर? आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से. तो क्या फंक्शन है F1 का? फंक्शन है इट इज़ अ साइट ऑफ ATP सिंथेसिस. बट ये जो FO है इसका फंक्शन होता है कि इट एक्ट एज अ प्रोटॉन चैनल. अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इनसाइड द, तो ये स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. अब मैं नेक्स्ट लेवल पे आ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के बारे में ही और इन्फॉर्मेशन देने. एग्जैक्टली जब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन जमा होता है इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में, जैसे ही हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होता जाता है और जैसे ही मैट्रिक्स में हाइड्रोजन प्रोटॉन कम होता जाता है, तो सारे जो हाइड्रोजन होते हैं वो यहाँ पे जमा होना चालू होते हैं. यस सर, तो यहाँ पे प्लस 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 प्लस. ये हाइड्रोजन प्रोटॉन जा नहीं सकता है. क्यों नहीं जा सकता है? बिकॉज हमारा इनर मेम्ब्रेन क्या है? इम्परमिएबल है. यस सर, हमारा इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन को जाने नहीं देता है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ग्रेडियंट तैयार होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन के इस साइड, मतलब मैट्रिक्स साइड में, सॉरी, मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक साइड में, इसको हम साइटोसोलिक साइड बोलते हैं. आप इसको साइटोसोलिक साइड बोल सकते हैं या इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस का साइड भी बोल सकते हैं. ये पॉजिटिवली चार्ज है. यस सर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन ज़्यादा है और दिस इज लेस पॉजिटिवली चार्ज. यस सर, तो यहाँ पे तैयार होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. और नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास किताब खुली है ना,
वो NCERT की पेज नंबर 233, वो वहाँ से देख लीजिए, वही लिखा हुआ है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि ये जो ओलिगोमाइसिन FO पार्टिकल है, इट इज़ एक्ट एज अ प्रोटॉन चैनल, मतलब यहाँ से ना हाइड्रोजन पास होगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन पास होगा, है ना, तो और हेड का काम क्या है? हेड का काम क्या है? ATP सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे ADP प्लस IP एक दूसरे से कंबाइन होंगे और ATP बनेगा। ऐसा माना जाता है कि जब दो हाइड्रोजन पास होते हैं तो एक ADP और एक IP मिलके एक ATP बनाते हैं। तो आपको मालूम है कि दिस इज़ कॉल्ड FO एंड दिस इज़ कॉल्ड F1, ये इनके नाम है, कंपोनेंट के नाम है। और यहाँ पे ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये हम लोगों का दूसरा लेक्चर होगा, मतलब लेक्चर नंबर 10 होगा। तो इसको और भी डिटेल में और भी डेप्थ में हम लोग रीडिस्कस करेंगे। आज का मेन लेक्चर था कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और कैसे फाइनली वाटर बन जाता है और कैसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है। यस सर, तो हमने ETS कंप्लीट किया। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है, कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ कैमरे में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझे कोई डोनेशन देना चाहते हैं, अपने इस चैनल को दी बायो वर्ल्ड को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दिया हुआ जो लिंक है अकाउंट नंबर, आप उससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।